आज एक्चुअली मेरा जूम यूज किया गया है उसमें सीपीटी के लिए, कि वहाँ पे लंबा वाला पीरियड चाहिए ना, तो मेरा वो है ना प्रो वाला, तो इसलिए वहीं पे देना पड़ा। तो इसलिए मैंने आज एक नया जूम बनाया लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पता नहीं समहाउ, वैसे तो 40 मिनट का रेस्ट्रिक्शन होता है, पर आज समहाउ इन्होंने एक मैसेज किया ड्यूरिंग द मीटिंग, आई मीन मॉर्निंग क्लास, कि डू यू वांट द मीटिंग टू बी एक्सटेंडेड, तो मैंने यस किया, तो द मीटिंग डिड नॉट एंड। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस कि आज 40 मिनट में एंड होता है नहीं होता है। उसमें आया था कि नेक्स्ट मीटिंग आल्सो वी आर गिविंग यू फ्री, आई डोंट नो क्या होता है, लेट्स सी, ठीक है ना। चलो, तो लाइक वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंटरफेरेंस इन वेरियस केसेस। गुड मॉर्निंग मैसेजेस फ्रॉम अक्षित, कार्तिक, मनन डंगवाल, एकता, प्रत्यक्ष, रोहन, धनेश, रोहनवीर, कार्तिक। कार्तिक दास की आईडी चेंज क्यों कर दिया, वो तो मैंने आप बता दिया। जय गोयल सेज कि आज चैट सबके लिए खुला हुआ है क्या? वेल वेल, अब बंद कर दिया अब ओनली होस्ट कर दिया। मुझे पता नहीं था कि सबका खुल गया, ये नया है ना, तो मुझे पता नहीं था, ठीक है ना। तनिषा सेठ की अक्षित दास की आज से यही होगा। चलो लेट्स सी, आई मीन कि वेदर आई रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल। चलो कल क्या होगा, कल का देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट थिन फिल्म इंटरफेरेंस, ठीक है ना। तो उसमें हमने डिस्कस किया था, तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस के जो मेन वो होता है, वो क्या होता है कि ये देखो, सपोज यहाँ पे μ1, μ2 और μ3। अब कई केसेस हो सकता है, नियर वर्टिकल के लिए अगर मैं देखता हूं तो कई केसेस हो सकता है, नियर वर्टिकल के लिए अगर मैं देखता हूं तो कई केस हो सकता है। तो एक तो ये कि डायरेक्ट आ रहा है, और एक होता है यहां से रिफ्लेक्शन होके आ रहा है, ये है, ठीक है। तो केस वन इज दैट व्हेन कंपैरेटिवली μ2 is suppose less than μ1, एंड अब इसमें पता क्या होगा, 4 टाइप के पॉसिबिलिटीज है, 4 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी। दिव्यम से इसकी अगर आपस में खोल दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत लोगों ने, अभी हम लोगों ने बहुत सारी बातें करना है। वेरल से अगर आईडी चेंज करोगे तो बाकी टीचर्स की तरह लिंक भेज दिया करो, टाइप नहीं करना पड़ेगा। नहीं, वो तो मैं पुराने वाले में भी कर सकता था, लिंक अगर भेजना है तो दैट आई कैन डू इवन विद द अर्लियर वन आल्सो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। और टाइप तो देखो ऐसा ना कि जो आईडी है वो तो वैसे ही स्टोर रहता है, तो टाइप से पासवर्ड ही करना पड़ता है। आई डोंट थिंक कि दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलो खैर, जो मैं कह रहा था, इसमें क्या होगा ना, जो एक्स्ट्रा पाथ है वो तो फिक्स है, एक्स्ट्रा पाथ इज फिक्स्ड, दैट इज इक्वल टू 2 μt into t। अब सवाल ये कि कंस्ट्रक्टिव कब होगा, डिस्ट्रक्टिव कब होगा, ये क्वेश्चन मार्क है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 2-3 तरह के केसेस हो सकता है। नंबर 1 इज दैट अगर μ2, ये थिन फिल्म है बाय द वे, ये थिन फिल्म, तो अगर μ2 लेस देन μ1 है, एंड let's say μ2 is greater than μ3, ठीक है। तो इन दैट केस डार्क के लिए क्या होगा और ब्राइट के लिए क्या होगा, है ना। तो आई थिंक एक लिखो तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाता है, बट चलो कोई नहीं, जस्ट फॉर दिस थिंग। जय गोयल से इसकी ये आईडी स्टोर नहीं था। हाँ, तो आईडी जो है ना चेंज नहीं करूंगा, मतलब या तो आज वाला होगा या तो पहले वाला होगा। आई एम एक्चुअली जस्ट लुकिंग कि आज वाले में वो लोग फ्री दे रहे हैं या नहीं दे रहे क्योंकि वो तो मेरा पेड है,
इसमें आज पता नहीं क्यों आया था कि यू विल गेट इट शायद एक दिन के लिए फ्री है, आई डोंट नो व्हाटएवर। तो अगर ये होगा तो इन दैट केस डार्क के लिए क्या कंडीशन होगा ये बताओ। अब इसमें 4 टाइप के केस होंगे, μ2 लेस देन μ1 एंड μ2 लेस देन μ3। तो क्या होगा फिर μ2 ग्रेटर देन μ1 एंड μ2 ग्रेटर देन μ3, और फिर हो गया μ2 ग्रेटर देन μ1 एंड μ2 लेस देन μ3। तो ये बेसिकली 4 टाइप का केस होगा। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस में जो चीज होने वाला है वो इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, विल एक्चुअली डिपेंड ऑन दिस कंडीशन। अब बता दो क्या करना है। अच्छा, तनिष की फर्स्ट टाइम फ्री होता है। अच्छा, फ्री मींस 40 मिनट के बाद भी, दिस इज व्हाट प्रॉब्ली यू आर सेइंग, कि 40 मिनट तक तो किसी भी आईडी में फ्री है कभी भी। फर्स्ट टाइम डार्क के लिए 2 μt इज इक्वल टू n लैम्डा फर्स्ट केस। ओके, फर्स्ट केस अकॉर्डिंग टू रोहन निजावन इसकी यहाँ पे 2 μt इज इक्वल टू n लैम्डा होगा। तो यहाँ पे देखो μ2 ग्रेटर देन μ1 है, सॉरी लेस देन μ1 है, तो यानी यहाँ पे लाइटर से उस पे जा रहा है, क्या बोलते हैं, मतलब लाइटर से, मतलब रेयरर से डेंसर में जा रहा है। तो यानी ये तो पास होगा नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, जो फेज चेंज होता है वो तो होगा नहीं, है ना। अच्छा, और यहाँ पे क्या μ2 ग्रेटर देन μ3, तो यानी यहाँ पे भी डेंसर से रेयरर वाला रिफ्लेक्शन रेयरर मीडियम पे हो रहा है, यानी यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, यानी ना यहाँ पे चेंज हो रहा है ना यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो डार्क के लिए क्या हो जाएगा फिर ना 2 μt पाथ डिफरेंस, लेट्स कॉल इट एज सपोज x, तो x इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन में जो है फेस चेंज नहीं हुआ और यहाँ पे भी फेस चेंज नहीं हुआ। इन दैट केस तो n लैम्डा हो जाएगा ब्राइट के लिए, है ना। पाथ डिफरेंस n लैम्डा ब्राइट के लिए होता है इन जनरल। अगर कहीं फेस डिफरेंस हो जाए पाई का तो तब जाके n माइनस हाफ होता है, इसलिए ये हो जाएगा डार्क के लिए n माइनस हाफ लैम्डा, और ये हो जाएगा x इक्वल टू ऑब्वियसली फिर n लैम्डा, बस ये चीज। अब μ2 लेस देन μ1 है, तो यानी यहाँ पे तो कोई फेस चेंज हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे μ2 लेस देन μ3 है, तो यानी ये डेंसर हो गया, ये रेयरर हो गया, यानी यहाँ पे एक फेज चेंज होगा, है ना। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू n लैम्डा, और ये हो जाएगा x इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा, ठीक है ना। आई थिंक नाउ यू गॉट ऑल द केसेस, अब तो समझ में आ गया होगा कि लाइक कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो अभी हो गया μ2 ग्रेटर देन μ1, तो अगर μ2 ग्रेटर देन μ1 मतलब यहाँ पे फेज चेंज है पाई हो रहा है, और μ2 ग्रेटर देन μ3, तो μ2 ग्रेटर देन μ3 मतलब यहाँ पे फेज चेंज नहीं होगा, यानी अब क्या होगा ना, डार्क वाला ब्राइट का कंडीशन ले लेगा, तो यानी x इक्वल टू n, और ये हो जाएगा x इक्वल टू n माइनस हाफ। आई थिंक लास्ट वाला तो μ2 ग्रेटर देन μ1 मतलब यहाँ पे भी पाई का फेज चेंज हुआ, और μ2 लेस देन μ3 यानी यहाँ पे भी पाई का फेज चेंज हुआ, तो दोनों जगह पाई का फेज चेंज हुआ, मतलब क्या होता है, नेट कोई चेंज नहीं हुआ, तो यानी डार्क का डार्क जैसे होता है वैसे ही रहेगा, ब्राइट का n लैम्डा, यानी ये हो गया n लैम्डा, ये हो जाएगा x इक्वल टू n माइनस हाफ। यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न, ये स्क्रीन है जहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न, so that is the overall analysis for the entire case। अब एक बार अच्छे से देख लो, ये उसका पूरा चार्ट, ठीक है। इज दैट ओके? चलो, सो दैट वाज अबाउट योर इंटरफेरेंस अभी, और हमने और भी टाइप के केसेस कर लिए। दैट इज मोर और लेस द एंड ऑफ इंटरफेरेंस। आज हम लोग शुरू करेंगे इसका सेकेंड फेनोमेना,
एंड दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। ये भी एक वेव फेनोमेना ही है, लाइक दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। ठीक है, अब पोलराइजेशन क्या है ना? पोलराइजेशन में क्या होता है कि वेव्स किसी एक जैसे मान लो एग्जांपल बताता हूं, सपोज एक चेयर है, ये एक चेयर है और चेयर का जो बैकरेस्ट है उसमें मान लो 3 स्लॉट बना हुआ है। तो स्लॉट नंबर 1 ऐसे करके एक स्लॉट बना हुआ है, दूसरा स्लॉट ये बना हुआ है और तीसरा स्लॉट सपोज ये बना। वैसे तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, लेकिन इसको पहले हम समझेंगे विद अ मैकेनिकल वेव लाइक अ स्ट्रिंग। क्योंकि तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ एक प्रॉब्लम पता क्या है, वो दिखता तो है नहीं, इसलिए कई बार पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है ना। तो इसलिए मैं इसको जो स्ट्रिंग वेव से समझाना चाहूंगा। तो लेट अस से दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एक वॉल है, जैसे होता है, मतलब इस वॉल के साथ ये स्ट्रिंग लगा हुआ, ठीक है ना? तो स्ट्रिंग दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इस स्ट्रिंग का ये जो एंड है ना, इसको ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करा, तो वाइब्रेशंस कराऊंगा तो ऑब्वियसली फिर वहां पे वेव स्टार्ट होगा और वो जाके पूरा एंड तक जाएगा, यानी वेव्स ऐसे हो जाएंगे। ये पूरा जाएगा यहाँ पे, जो भी है whatever, तो ये हो जाएगा वेव का पैटर्न। यानी इस पर्टिकुलर केस में तो ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर केस में तो वेव को पता ही नहीं चलेगा कि बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन भी था, चेयर के फॉर्म में या चेयर के स्लॉट के बैकरेस्ट के स्लॉट या वगैरह टाइप कोई ऑब्स्ट्रक्शन था, ये तो पता ही नहीं चलेगा। आई एम एज्यूमिंग दैट द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिंग, आई एम एज्यूमिंग दैट द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिंग इज लेस देन द स्लॉट। यानी ये तो पूरा वेव्स थ्रू एंड थ्रू निकल के चले जाएंगे। यानी ये स्लॉट या ये चेयर का जो बैकरेस्ट का स्लॉट है, ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन का काम नहीं कर रहा। यानी क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में हो गया 100% ट्रांसमिशन। इनफैक्ट इसका तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं है, तो क्या होगा, पूरा ही चला जाएगा। सेकेंड, सेकेंड पे आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे कर। अब इसमें क्या होगा, हमने ऐसे ऐसे नहीं करना, इस बार हम ऐसे ऐसे करेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल। तो उसको हॉरिजॉन्टल ऐसे ऑसिलेशन कराओ, तो इन दैट केस क्या होगा, तो अगर इसको हॉरिजॉन्टली करोगे तो इन दैट केस ऐसे ऑसिलेशन, वो तो थोड़ा सा 3D है, और यहीं पे रुक जाएंगे। देखना यहाँ पे कोई ऑसिलेशन ट्रांसमिट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट रुका हुआ है। अच्छा, स्ट्रिंग का विड्थ, स्ट्रिंग का डायमीटर मैंने माना है स्लॉट से थोड़ा सा कम, बस, सो दैट वो वहां पे घिसे ना ज्यादा। मतलब नहीं तो कई बार होगा ना कि ऊपर नीचे करते हो, इट विल स्टार्ट रबिंग एंड ऑल, तो ठीक से ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं, यानी यहीं पे, यानी मैं लिख सकता हूँ इस केस में अप्रोक्सीमेटली 0% ट्रांसमिशन। यानी वेव्स यही तक जाएगा, वो उसके आगे जाएगा ही नहीं, ये स्ट्रिंग रेस्ट पे पड़ा रहेगा, या हल्का पुल्का होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो स्लॉट का विड्थ है वो थोड़ा सा डायमीटर से ज्यादा होगा, तो देयरफॉर इट माइट हैव अ लिटिल बिट, वो भी लिटिल बिट, ज्यादा नहीं, है ना। चलो, तो दैट्स अबाउट इट। अब थोड़ा सा मैं बीच का करता हूँ। मतलब क्या? मतलब ये कि ना ऐसे और ना ही ऐसे। अब सपोज ऐसे ऐसे करता हूँ एंगल पे, मीन समथिंग लाइक दिस। यानी पहला वाला केस में ऐसे ऐसे वाइब्रेट करा रहा था, सेकेंड वाले केस में ऐसे ऐसे वाइब्रेट करा रहा था, अब मैं ऐसे ऐसे वाइब्रेट करा। तो इन दैट केस क्या होगा,
इन दैट केस क्या होगा, उसके लिए मैं काम करता हूँ, पहले ड्रॉप करता हूँ लाइन। ठीक है, ये चीज है। अब जब मैं इसको थोड़ा सा तिरछा करूंगा ऐसे, तो क्या होगा, माइंड यू इट इज स्लाइटली एट एन एंगल। तो देखना पता है क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है ना, जब यहाँ पे वाइब्रेट करेंगे स्लॉट के अंदर, तो स्ट्रिंग के पास सिर्फ वर्टिकल स्लॉट अवेलेबल है, इसलिए स्ट्रिंग को तो मजबूरन ऐसे करना पड़ेगा, यानी वाइब्रेशन तो स्ट्रिंग का वर्टिकली हो। यू माइट बी वाइब्रेटिंग लाइक दिस, बट द स्ट्रिंग कैन नॉट वाइब्रेट लाइक दिस बिकॉज देयर इज नो स्पेस, द स्पेस इज वर्टिकल। यानी क्या होगा, जब सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ वाइब्रेशन होगा, तो देखना इस तरफ वाला वॉल इस तरफ वाला वॉल को टच करते होगा, और जब सेंटर लाइन से नीचे वाला वाइब्रेशन पार्ट होगा, तो देखना इधर वाले वॉल को टच करते होगा। तो यानी ये जो स्ट्रिंग होगा ना, वो एक बार इधर सटा के वाइब्रेट करेगा, फिर एक बार इस तरफ सटक के वाइब्रेट मतलब टच करके वाइब्रेट करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि द वाइब्रेशंस विल हाउएवर बी रेस्ट्रिक्टेड टू द वर्टिकल प्लेन। यानी अब जो वाइब्रेशन यहाँ ट्रांसमिट होगा, दैट विल बी हाउएवर लाइक दिस। दैट इज द पॉइंट। यानी तुमने ऐसे वाइब्रेट किया होगा, लेकिन वो स्लॉट के बाद का जो ट्रांसमिशन होगा वो वर्टिकल हो जाएगा। क्यों? और कोई अवेलेबिलिटी नहीं है उसका वाइब्रेशन का मौका। यानी यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल ट्रांसमिशन, यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल ट्रांसमिशन। ठीक है, नाउ दिस इज द आइडिया ऑफ पोलराइजेशन। यानी ये चेयर कर क्या रहा है, ये चेयर कर क्या रहा है ना, ये चेयर सिर्फ यही वाला वर्टिकल वाला प्लेन को ट्रांसमिट करने देगा, इधर उधर वाले सारे चीजों को ब्लॉक कर देगा। और अगर पार्शियल हुआ ना, तो इन दैट केस क्या होगा, इसका भी ये वाला कंपोनेंट ट्रांसमिट होने देगा, ये वाला कंपोनेंट ब्लॉक कर देगा। अब इस चेयर को अगर घुमा दो ऐसे करके, तो इन दैट केस उल्टा हो जाएगा, वर्टिकल वाला ब्लॉक कर देगा और हॉरिजॉन्टल वाला ट्रांसमिट होने देगा। तो कहने मतलब समझ में आ गया। अब इसके पीछे एक एनालिसिस होता है, दैट इज कॉल्ड, दिस व्हाट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। ये जो मैंने समझाया, ये तो मैंने समझाया स्ट्रिंग्स को लेकर, धागे को लेकर, लेकिन ये इंटरेस्टिंगली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी वैलिड है। कैसे? देयर आर सम स्पेशल मटेरियल्स, not all of them will behave like this, but there are some special materials called as polaroids. ये स्पेशल मटेरियल है जिनके नाम है या जिनको हम लोग कहते हैं पोलराइड्स। पोलराइड्स के अंदर क्या होता है, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है, या जो एटम या बॉन्डिंग वगैरह सब स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह भी होता है। तो व्हाट हैपेंस इज दैट फाइनली दे ऑल, मतलब वो स्ट्रक्चर ऐसे होता है अंदर से, दैट्स व्हाई दे आर स्पेशल मटेरियल्स कॉल्ड एज पोलराइड्स, सो दैट they allow only one plane of light waves to transmit. So such special materials are called as polaroids. यानी पोलराइड क्या करता है ना, पोलराइड्स allow only one plane of vibrations to transmit. तो एक प्लेन अलाउ करेगा। यानी इसको हम लोग पता है कैसे दिखाते हैं, हम लोग ये दिखाते हैं कि सपोज अनपोलराइज्ड लाइट है, तो अनपोलराइज्ड लाइट को हम ऐसे दिखाते हैं, यानी लाइट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन्स। तो अनपोलराइज्ड लाइट हो गया इंसिडेंट रे। सपोज अगर अनपोलराइज्ड है, लेकिन इस मटेरियल से जो निकलेगा ना, वो पोलराइज होकर निकलेगा। तो दिस इज सपोज टू बी द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो यानी क्या हो गया, ये हो गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट। These are the properties of special materials, not
ऑल ऑफ देम हैव दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है निकोल प्रिज्म, इट्स अ ट्रेड नेम है। It's not that it's a prism, it is just that it is having the material which has this property. अब एक काम करता हूं, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, भाई प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी तो ऐसे प्लेन पे हो सकता है, 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 वो तो डिपेंड करता है कि तुमने इसको कैसे रखा है, इसको ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, घुमा सकते हो। तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, उसके थ्रू जो लाइट निकलेंगे वो भी ऐसे ऐसे प्लेन में बेंड होता जाएगा। इट विल ऑल डिपेंड ऑन द प्लेन ऑफ द पोलराइड, ठीक है। चलो अब मैं एक काम करता हूं, सपोज ऐसे पोलराइड में, मैं एक काम करता हूं, ऐसे पोलराइड में सपोज मैंने क्या किया, मैंने ऐसे एंगल पे लाइट दिया, यानी इसका तो एंगल ये है प्लेन, और मैंने ऐसे किया है, यानी थीटा एंगल। So therefore my light is a polarized light, ऐसे नहीं कि अनपोलराइज्ड है। So incident light is polarized, ठीक है ना। अच्छा, अगर पोलराइड में, थोड़ा सा इसका कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन सुनो, इसमें एक टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व है। अगर पोलराइड में इंसिडेंट लाइट अनपोलराइज्ड आ रहा है, तो देन दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजर। देखिए, ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज पोलराइजर, अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजर। अब देखो ये हो गया पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये पोलराइज्ड लाइट लेकिन पोलराइड के एंगल पे नहीं है, तो यानी पोलराइड समझ लो कि ऐसे है और मेरा लाइट ऐसे है। इन दैट केस पता है मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूं कि लेट अस से जो इसके इंटेंसिटी इनिशियल दैट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, ए नॉट स्क्वायर। अब मैं चीज कह रहा हूं इज दैट ये जो ए है इसका वाइब्रेशन ऐसे है, तो एक काम करो, इसको ना कंपोनेंट कर लो, इधर हो जाएगा ए नॉट कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है, और ये हो जाएगा बेसिकली ए नॉट साइन थीटा। तो क्योंकि पोलराइड इसके अलोंग है और इसके वो ब्लॉक करेगा, यानी ए नॉट कॉस थीटा is transmitted fully and A naught sin theta is blocked. So A naught cos theta is transmitted fully and A naught sin theta is blocked. तो यानी तो खत्म हो गया, यानी निकलेगा क्या, निकलेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऐसे। तो अगर ये A naught है मान लो, तो जो निकलेगा वो है A naught cos theta। तो ये जो इंटेंसिटी आ रहा है, लेट्स कॉल इट एज I naught, और ये जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट हुआ है, ये सपोज आई थीटा। सो आई थीटा इज सपोज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है ना। इन द मीनवाइल कुछ कमेंट्स भी हैं, दैट इज Shivam has asked, means we can't polarize electromagnetic waves using a physical object like slots and all. Obviously कोई स्लॉट वर्ड से तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वैसे भी जो लाइट होता है उसका जो वेवलेंथ और उसका जो वो है बहुत ही कम है, तो देयरफॉर वी डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी एनीवे चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ स्लॉट तो एक अच्छा सा थिकनेस होगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। Akshit is asking, all the organic compounds have chiral carbon atoms have this property, exactly ऐसे कई सारे वो है, I mean you have already read it, those who have this optical property, हाँ chirality and all, that's the right terminology, और उसी की वजह से क्या होता है, ये optical property create होता है, due to which in some planes light is transmitted and in some planes light is blocked, तो वही बात चल रहा है। तो I theta let us say is suppose the intensity of transmitted light, तो रिलेशनशिप क्या हो रहा है, अब मैं मिटा रहा हूं। तो रिलेशनशिप ये हो रहा है
कि इनिशियल इंसिडेंट लाइट I नॉट, अच्छा बाय द वे ये जो पोलराइजर है, मतलब ये जो पोलराइड मटेरियल है, इस पे पोलराइज्ड लाइट जा रहा है। तो पोलराइड मटेरियल एक ही होता है, पर अगर उसके ऊपर तुमने अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट किया, तो ये हमारा काम है, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट किया तो उसका नाम, उसी पोलराइड का नाम हो जाएगा पोलराइजर। लेकिन अब देखो पोलराइजर कहां है, तो ऑलरेडी पोलराइज्ड लाइट है, ये तो पोलराइज्ड लाइट है। तो पोलराइज्ड लाइट अगर मान लो उसी पोलराइड मटेरियल में इंसिडेंट होता है, then this the name of this will be now called as analyzer. ये कोई अलग चीज नहीं है, एनालाइजर एंड पोलराइजर बोथ आर सेम, इट इज जस्ट दैट वही चीज है। अगर अनपोलराइज्ड लाइट डाल रहे हो, ये तो हम डालेंगे, तो इसी का नाम हो जाएगा पोलराइजर। और अगर मान लो प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाल रहे हो इसके ऊपर, चाहे इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे, कोई सा भी एंगल पे डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो देन द नेम ऑफ दिस इटसेल्फ will become an analyzer। ये चीज है, so this will be called as analyzer। हो गया, तो I नॉट हो गया, ये हो गया I थीटा। ओके, चलो, तो therefore I नॉट तो हो गया k स्क्वायर, ये वाला I थीटा क्या हो जाएगा, कि पास ऑन कौन सा, ए नॉट कॉस थीटा, तो हो जाएगा ए नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी I थीटा बाय I नॉट इज इक्वल टू k ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय k ए नॉट स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर। तो therefore we can write I theta is equal to I नॉट cos square। देख लो, I hope it's okay। तो ये जो लॉ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं Malus law। This law is called as Malus law। ठीक है, now what happens in this case, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, सपोज मैंने क्या किया, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट दिया है और एक एनालाइजर रखा है A1 और फिर एक और एनालाइजर रखा है A2। ये +30 डिग्री में है और ये है +75 डिग्री। हाँ, यू माइट सी कि प्लस का क्या चक्कर है ना, देखो सपोज ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये पोलराइज्ड लाइट है, और जो मेरा एनालाइजर है वो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है नहीं। तो देयरफॉर मान लो एक एनालाइजर ऐसे रखा है, एक एनालाइजर ऐसे रखा है, मान लो दोनों ही 30 डिग्री पे है, पर एक को हम बोलेंगे +30 डिग्री, एक को बोलेंगे -30 डिग्री। ये मेरा कहने का मतलब। अदरवाइज देखो, अगर मान लो दो एनालाइजर रखा है तुमने, पहला वाला 30, दूसरा वाला भी 30, तो मामला अलग हो गया। और अगर वैसे रखे दो, पहला वाला 30 और दूसरा वाला भी, तो दैट केस अलग हो गया, है ना। सो देयरफॉर अब तुमको बताना है कि अगर इसका इंटेंसिटी I नॉट होता है, in that case what is the percentage of light blocked। Yeah, now there are quite a few questions। रोहन निजामा ने asked कि पोलराइजेशन से लाइट के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। अब सुनो, पोलराइजेशन का जो फेनोमेना है, दैट इज मेनली द इलेक्ट्रिक फील्ड फेनोमेना, ठीक है ना, मेनली द इलेक्ट्रिक फील्ड फेनोमेना। तो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न हल्का सा चेंज होता है, तो ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली ना लाइट में हम लोग पढ़ेंगे, ये वेव समझ नहीं पढ़ा, लाइट में इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव ना आपस में लिंक है। वो इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक जनरेट होता है, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, तभी तो लाइट इज कंसीडर्ड एज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज, ठीक है। दैट्स द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम रोहन निजाम। सत्यम ने आस्क्ड कि इसमें एंगल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे जज करेंगे। आई डोंट नो व्हाई यू आर आस्किंग दिस, बट द पॉइंट इज दैट देखो, सपोज ये इंटेंसिटी I नॉट है,
अब अगर एनालाइजर 30 डिग्री इधर हो या 30 डिग्री इधर हो, वो इंटेंसिटी तो वही होगा। क्यों? इस केस में भी आई नॉट कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और इस केस में भी आई नॉट कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसलिए मैलस लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन कि तुमने 30 डिग्री इधर लिया या 30 डिग्री उधर लिया, दैट डजंट मैटर, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम Shivam, and that is electromagnetic waves are made of magnetic field and electric field perpendicular. When we polarize, are we letting both of them transmit? देखो, पोलराइजेशन का मतलब ये हुआ कि ट्रांसमिट तो दोनों ही होगा। The only thing is that इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखो प्रॉब्लम पता है क्या ना, जब मटेरियल के अंदर से लाइट जाता है तो लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो यानी ये दोनों ही फील्ड इकट्ठे जाता है। अब किसी वजह से मान लो अगर एक को डिस्टर्ब करोगे तो दूसरा भी कॉरेस्पॉन्डिंगली डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उनके भी आपस में रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और फिर जब वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है तो उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो therefore they are actually what na mutually generating each other. So therefore it's not that when a light is passing तो कोई एक पर्टिकुलर चेंज हो जाएगा दूसरे में कोई चेंज नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, because they are actually generating each other all the while. ठीक है ना? That means electric field is being generated by a variable magnetic field and magnetic field is also generated by a variable electric field. Is vice versa relationship. ठीक है ना? That's all. Satyam Gupta has asked, Aryan says कि dextro levo. You are right. ये dextro levo वाला ही मामला है, ठीक है ना? Clockwise anti clockwise. Viral Sharma has given an answer and that is. नहीं सर, वो गलती से हो गया, वो मैं लिख रहा था पूरा आंसर। चलो ठीक है, तो दोबारा आंसर भेजो। Satyam has asked, I was asking this because कुछ organic compound ऐसे भी होते हैं. I wanted to ask if it is judged by interference by known wave. देखो, I would like to answer this question in a different way, and that is, कौन सा मटेरियल है ना का प्लेन क्या होगा will be decided by the material की मतलब the inside of the material. I mean inside मतलब जो सारा properties देखते हैं हम लोग, internal property, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. But once the property has been made, now it will follow Malus law. Simple as that. Okay. Viral has given answer of 50 plus 25 root 3%. Okay. So देखता हूँ. एक्चुअली मुझे लगता है शायद तुमने ये 75 को मिस इंटरप्रेट किया. एक्चुअली पता क्या होगा, यहाँ पे अगर इंटेंसिटी आई नॉट होता है तो यहाँ पे क्या होगा, है ना? यहाँ पे हो जाएगा इंटरमीडिएट इंटेंसिटी, यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू व्हाट? कॉस 30 डिग्री क्या होता है? √3/2, तो स्क्वायर कर दो 3/4, सो दिस इज इक्वल टू 3/4 आई नॉट. यानी आई नॉट अगर यहाँ पे है तो पहला पोलराइड मटेरियल पार करने के बाद जो बनेगा वो बनेगा 3/4 आई नॉट. ठीक है, देख लो अच्छे से भाई. अब एक काम करो, ये जो 3/4 आई नॉट है ये इंसिडेंट बन गया इसके लिए, तो देखो एक्चुअली A2 के लिए यानी जो सेकेंड एनालाइजर है उसका आई नॉट ही बन गया 3/4 आई नॉट, क्योंकि पहले वाले का जो क्या बोलते हैं जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है वही अगले वाले के लिए इंसिडेंट इंटेंसिटी होगी. तो ये आई नॉट, इसका आई नॉट हो गया ये वाला, फिर इनटू कॉस स्क्वायर. अब लेकिन 75 डिग्री नहीं होगा, अब होगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री. क्यों? क्योंकि जरा सोचो, अगर तुम सामने से इधर से अगर व्यू देखते हो तो ये है मेरा ओरिजिनल लाइट, पहले वाले के साथ ट्रांसमिट होने के बाद ये लाइट ऑलरेडी ऐसे हो चुका है, यानी 30 डिग्री पे आ चुका है. अब जब सेकेंड वाले के साथ इंटरेक्शन होंगे विच इज एट 75 डिग्री, तो यानी इन दोनों का आपस का इंटरेक्शन करो 45 डिग्री हो गया ना. इसलिए यहाँ पे जो इंटेंसिटी बनेगा, है ना, यहाँ पे जो इंटेंसिटी, मैं काम करता हूँ क्वेश्चन मिटा देता हूँ, जगह नहीं है. यहाँ पे जो इंटेंसिटी बनेगा वो बनेगा, इसका इंटेंसिटी इंसिडेंट हो गया 3/4 आई नॉट, यानी यही हो गया आई नॉट का काम कर रहा है 3/4 आई नॉट. So therefore this will become 3/4 I naught. 3/4 I naught into cos square 45 degree and not 75 degree. So this will become cos square 45 degree. तो क्या हो गया? 3/4 cos 45 1/√2 into 1/2 I naught
यानी इक्वल टू 3/8, यानी क्या हो रहा है 37.5% ट्रांसमिटेड और 62.5% ब्लॉक। ये चीज देख लो अच्छे से। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसलिए बाद में आंसर सब सही आ गए, कई सारे आंसर्स आए हैं देख रहा हूँ, एंड दे आर राइट। ठीक है ना, बाद में अच्छा है। मनन का 95% आ गया, ना 95 नहीं होगा। तो जय गोयल बाद में, शौर्या, शिवम, वेरल, आर्यन, मनन टंगवाल ने बाद में सही दे दिया। ठीक है, दैट्स राइट। 37.5 ट्रांसमिटेड एंड 62.5% ब्लॉक। तो क्योंकि क्वेश्चन था व्हाट परसेंट हैज बीन ब्लॉक, तो आंसर इज 62.5%। आई होप दैट्स ओके। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन और देना चाहूंगा, इज दैट सपोज मैं इस क्वेश्चन को और थोड़ा चेंज कर देता हूं, एंड दैट इज, अब मैं ये नहीं बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, अब मैं ये नहीं बताता हूं कि एंगल प्लस में है या माइनस में, मैं सिर्फ एंगल का मैग्नीट्यूड बता रहा हूं। तो मॉड थीटा बता रहा हूं, ध्यान रखना क्या बता रहा हूं ना। ये एक पोलराइजर हो गया, ये पोलराइजर है, और इसके ऊपर अनपोलराइज्ड लाइट आ रहा है। फिर एनालाइजर 1, तो इसका हो गया 30 डिग्री, बट ये नहीं बताया गया प्लस है या माइनस है। ठीक है, सिमिलरली यानी बेसिकली क्या है, मॉड थीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये दिया हुआ। सिमिलरली ये दिया हुआ है कि मॉड थीटा 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। तो तुमको बताना है, लगता है अगली क्लास में लगेगी। हाँ? तुमको बताना है व्हाट आर दी पॉसिबल परसेंटेज ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड। So now there are 3 polarizers, पोलरॉइड्स सभी, जिसमें से एक पोलराइजर है, एक एनालाइजर है और दूसरे भी एनालाइजर। ठीक है ना, गो अहेड। यानी व्हाट आर द पॉसिबल परसेंटेज ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड। ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है लाइट किसी भी प्लेन पे वाइब्रेट कर रहा है, यानी इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लाइट। ठीक है ना, फिर पोलराइजर और फिर एनालाइजर 2 है और फिर लास्ट। तो यानी क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। ठीक है ना, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। Anirudh has given one answer as 75% and the other is 18.75%. Okay, 75, 18.75। दूसरा आंसर है शौर्य ने दिया 25.75। ओके, ठीक है, और कोई? ठीक है, अब जय गोयल ने भी वही दिया 18.75, कार्तिक ने भी दिया वही 3/4 एंड 3/16 हमें। ठीक है, एक्चुअली पहली बात तो ये है कि अगर पोलराइज्ड लाइट अगर पोलराइजर के थ्रू जाता है तो इंटेंसिटी आधा हो जाता है। तो यानी अगर इंटेंसिटी आई नॉट होगा तो यहाँ का जो इंटेंसिटी होगा वो हो जाएगा आधा, I0/2। नाउ व्हाट इज द लॉजिक? तो एक लॉजिक तो ये है कि अगर ये वाला देखते हो तो 100% ट्रांसमिशन होगा,
और अगर ये वाला देखते हो तो 0% ट्रांसमिशन हो रहा है, तो यानी कुछ लाइट 100% ट्रांसमिट हो रहा है, कुछ 0, तो बीच का एक एवरेज होगा 50। बट आई नो दैट दिस इज नॉट कन्विंसिंग, इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं एक काम करो, लाइट को इमेजिन करो इन अ सर्कल, यानी लाइट इस प्लेन पे भी, इस प्लेन पे भी, इस प्लेन पे भी, इस प्लेन पे, चारों तरफ के प्लेन पे, हमने कुछ नहीं आता। अब देखो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक छोटा सा सेक्शन लेता हूं एट एन एंगल थीटा, तो थीटा एंगल पे जो लाइट ट्रांसमिट होगा वो क्या होगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन पूरे आई नॉट तो होगा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा सा पार्ट ही है, तो ये कौन सा पार्ट होगा, नहीं हो जाएगा डी थीटा बाई 2 पाई पार्ट, क्योंकि ये इसमें जो इनिशियल लाइट था वो भी तो कम ही होगा ना, तो ये जो इनिशियल लाइट होगा वो क्या होगा ना, पूरा अगर आई नॉट मानते हो तो इतने हिस्से में क्या होगा, आई नॉट इंटू डी थीटा बाई 2 पाई, फ्रैक्शन में उसका कॉस स्क्वायर थीटा ट्रांसमिट होगा। अब ये ऐसे पूरा ही ऐसे ही चलेगा, तो यानी क्या होगा 0 to 2 पाई, तो यानी इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ये होगा आई रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब देखो 0 to 2 पाई ना करके, क्योंकि सिमेट्री है, तो मैं काम करता हूं 0 to पाई बाई 2 करके 4 टाइम्स कर लो, यानी हो जाएगा 2/पाई या 2I0/पाई, है ना, इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी मैं इसको क्या कर रहा हूं पता है, 4 टाइम्स 0 to पाई/2। वैसे इससे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे ही कर, तो लाइक 4 इंटू 0 to पाई/2 I0 कॉस स्क्वायर थीटा, और बाई 4 2 पाई भी है, अलग कर लो, इसको बाहर कर लो, तो बाई 2 पाई वाला I0 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2I0/पाई, ये वाला इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का 0 to पाई/2। I hope you have by now read. I hope you have by now read that for integration 0 to पाई/2, f theta d theta, है ना, f theta d theta is also equal to 0 to पाई/2 f पाई/2 minus theta d theta। ये एक रूल है, आई होप यू हैव लर्नड डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय नाउ, तो ये तो पढ़ा ही होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, इंटीग्रेशन 0 to पाई/2 cos square theta is also equal to इंटीग्रेशन 0 to पाई/2 sin square, तो वो तो 1 हो गया डी थीटा, तो यानी पाई/2 आएगा उसका, तो 2i आ गया पाई/2, तो i आएगा पाई/4, यानी ये हो जाएगा इक्वल टू 2I0/पाई इनटू पाई/4, यानी तो दिस इज लॉजिक आल्सो। यानी अगर मान लो एक पोलराइड मटेरियल के थ्रू अगर मैं अनपोलराइज्ड लाइट पास करता हूं, इन दैट केस आधा इंटेंसिटी पास होता है, यानी I0/2 उसके थ्रू पास होता है, दैट्स इट। तो ये हो गया I0/2। अब इसके बाद क्या है ना, I0/2 इंसिडेंट इसका हो गया, तो यानी इसका कितना हो जाएगा, I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 3/4, ठीक है। अब देखो अगर मान लो दोनों सेम तरफ होगा, दोनों अगर सेम तरफ होगा, मतलब सेम साइड में होगा, इन दैट केस क्या होगा ना, जो पहला इंटेंसिटी पास हुआ वो पूरा ही पास हो जाएगा, इन दैट केस तो यही पास हो जाएगा अगले वाले में भी, और नहीं तो एक और 60 डिग्री मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि एक हो गया 30 डिग्री इस तरफ और एक हो गया 30 डिग्री इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 60 डिग्री, तो यानी या तो आंसर इसका यही हो जाएगा, यही वाला। चलो ये तो मैं बता देता हूँ नीचे का, आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये इंटेंसिटी आधा क्यों कर दिया मैंने, उसका डेरिवेशन था ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा I0/2 इंटू 3/4। अब लास्ट में क्या होगा ना, यानी बेसिकली 3/8, यानी लास्ट में क्या आएगा 3/8 I0 और 3/8 I0 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी 1/4, यानी 3/30, बस इन दोनों में से, है ना, 3/30। तो 3/8 का तो आ गया
कैमरा फिर फोकस कर रहा है, पता नहीं, वही बात है ना. आई थिंक आर्यन साव हैज गिवन द राइट आंसर. 3/8 का तो हो गया 37.5, यानी either 37.5% is transmitted और नहीं तो इसका भी 1/4, तो यानी 9.375. हाँ सही बात, और नहीं तो 9. So I think Veral and Aryan had given the right answer. बाकी कईयों ने 75 और 18.75 दिया है. अच्छा समझ गया, मतलब अच्छा हाफ नहीं किया होगा ना. हाँ ठीक है, यानी जिनका आंसर इसका डबल आया ना, तो यानी उन्होंने ये I0/2 नहीं किया होगा, है ना. तो I0/2 भी होगा क्योंकि ये पोलराइज्ड लाइट नहीं है, अनपोलराइज्ड है, ये अनपोलराइज्ड है. बल्कि इसको भी याद कर लो, इसको याद कर लो, इज दैट कि अगर पोलराइजर के ऊपर अगर अनपोलराइज्ड लाइट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड अगर आता है, तो दैट के जो ट्रांसमिटेड होगा वो हो जाएगा उसका आधा, यानी I0/2. बाकी तो वही फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. तो लाइक दिस इज द टू आंसर्स. ठीक है. 37.5 वाला पता है कैसे हुआ कि देखो पहला एनालाइजर के थ्रू पास करके तो 3/8 आया, तो यानी पहला एनालाइजर मतलब ऐसे होके 3/8 आया. अगर दूसरा पोलराइजर यानी दूसरा एनालाइजर भी ऐसे ही है तो 100% ट्रांसमिट हो गया, यानी उसके इंसिडेंट भी 3/8 और पास ऑन जो हो गया वो भी 3/8 है. तो इसलिए एक तो आंसर यही वाला कॉपी कर दिया, हम तो कैलकुलेशन भी नहीं किया. मैं कह रहा हूं अगर मान लो इसके थ्रू 3/8 आया है तो इसके थ्रू भी 3/8 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में अगर हुआ तो ये दोनों का मॉड 30 डिग्री है, और अगर डायरेक्शन भी सेम हो जाए, है ना, तो अगर डायरेक्शन सेम हो जाए तो इन दैट केस क्या हो जाएगा ना, आंसर भी सेम आ जाएगा. मींस पूरा 100% ट्रांसमिट होगा. अब 100% ऑफ व्हाट इज इंसिडेंट, लेकिन इंसिडेंट खुद 3/8 है, इसके ऊपर इंसिडेंट खुद 3/8 है, यानी वो 100% ट्रांसमिट होगा. कब? अगर दोनों ही मान लो 30 डिग्री एक ही तरफ है, और अगर 30 डिग्री दूसरे तरफ है तो वो फिर 60 डिग्री एंगल हो गया. तो इसलिए cos पर 60 डिग्री भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये वाला. cos 60 हाफ होता है तो cos 60 1/4 होगा. So that's how we got the answer as 37.5 and 9.375%. I hope that's okay now. ठीक है. So that was about your polarizer using Malus law. एक मैं और क्वेश्चन पूछूंगा, वैसे तो ये ऑब्वियस है, जो मैं पूछने वाला हूं ना ये थोड़ा ऑब्वियस है, पर चलो ठीक है कोई बात नहीं. There is something called as crossed polaroid. क्रॉस पोलराइड का मतलब होता है जब दो पोलराइड को हम ऐसे रख देते तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस्ड पोलराइड. ठीक है, क्रॉस पोलराइड. तो यानी बेसिकली क्या है कि एक पोलराइड हो गया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, और एक पोलराइड हो गया मान लो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और मैंने बीच में एक और रखा है थीटा, और यहां पे रखा है मैंने अनपोलराइज्ड लाइट. यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट, तो इंटेंसिटी I0. तो क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ intensities, final intensities possible. ये थीटा हमारे चॉइस का हो सकता है, ये थीटा हमारे चॉइस का हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत. तो एक तो हो गया थीटा 0, है ना, एक 0 और एक 90, और बाकी हो गया इन्हीं के कुछ एंगल. गो अहेड नाउ. वेल अक्षित, I0/2 और √3/2 तो 3/4. देखो 3/8 तो समझ में आ गया ना, 3/8. तो मैंने क्या बोला कि पिछले बार की पोलराइजर के थ्रू I0/2, फिर पहला एनालाइजर के थ्रू जाने के बाद I0/2 इंटू √3/2 30 डिग्री पे था, तो √3/2 का होल स्क्वायर, तो यानी 3/4 इंटू हाफ, तो 3/8 हो गया. अब बताओ अगर एनालाइजर 1 ऐसे है और अगर एनालाइजर 2 भी ऐसे है, इन दैट केस एनालाइजर 1 का जो आउटपुट है
वो 100% ट्रांसमिट हो जाएगा एनालाइजर 2 में। तो 3/8 इंटेंसिटी अगर उसका इंसिडेंट है एनालाइजर 2 में, और अगर मान लो दोनों एक ही प्लेन पे है, मैंने क्या बोला, दोनों ही 30 डिग्री पे है, और ये नहीं पता है कि एक ही डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि देखो दो ऐसा है, तो या तो दोनों 30 डिग्री पे है या तो दोनों ऑपोजिट में 30 डिग्री पे। तो अगर ऑपोजिट पे हुआ तो यानी इन दोनों का आपस का एंगल अब 60 डिग्री होगा। इसलिए देखो मैंने cos स्क्वायर 60 डिग्री किया। 3/8 तो पिछले बार का था, ये तो 3/8 तो आफ्टर एनालाइजर 1 है। आफ्टर एनालाइजर 1 3/8 आया। तो एनालाइजर 2 के बाद भी 3/8 हो जाएगा अगर 100% ट्रांसमिट हुआ। दैट्स इट भैया, आप कैलकुलेट कर लो। Swagger says 0 to I/8. Jay Goyal says, is it magnitude only? हाँ, मतलब magnitude only. I mean, what else can we say about intensity? है ना? ठीक है. Kartik also says the same thing. I/8 to 0. Shivam also I/8 to 0. ठीक है ना? और जय गोयल says magnitude and theta. हाँ, तो ये अच्छा, इसका ये गिवन नहीं है। ये ऐसा ऐसा कर सकता हूँ मैं, जो मर्जी कर सकता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं। देखो वैसे तो थोड़ा सा ऑब्वियस सा है, बट आई थिंक वी कैन डिस्कस इट लाइक दिस दैट पहली बात तो यहाँ पे हो जाएगा I0/2, और ये थीटा है, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी जो फाइनल इंटेंसिटी बनेगा यहाँ पे आई फाइनल, तो आई फाइनल क्या होगा, इंटेंसिटी यहाँ का इंसिडेंट I0/2, क्योंकि पोलराइजर है, अनपोलराइज लाइट है, पोलराइजर है, तो I0/2 निकलेगा। I0/2 निकल के ये थीटा पे है, ठीक है, तो यानी इनटू cos स्क्वायर थीटा। अगर मान लो ये थीटा पे हुआ तो जरा सोचो, अगर ये थीटा पे हुआ तो अगर ये थीटा पे हुआ तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो यानी अब क्या होगा ना, इसको इंसिडेंट मानेंगे तो यानी यहाँ का तो आ गया ये वाला, और फाइनल क्या हो जाएगा, तो फिर एक और, चलो इसको तो मार्क नहीं करता हूँ, तो अगर ये थीटा होता है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी इनटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। एक्चुअली फाइनली बनेगा I0/8 इनटू, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन गया, तो यानी बेसिकली साइन स्क्वायर 2 थीटा। दैट्स इट। अब साइन स्क्वायर 2 थीटा का रेंज क्या होगा, 0 से लेके 1 तक, है ना, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा ठीक है, तो देखो आई मिनिमम क्या हो जाएगा, आई मिनिमम हो जाएगा I0/8, और आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सॉरी ये आई मैक्सिमम क्या होगा I0/8, और जो आई मिनिमम हो जाएगा 0, है ना। अब लो चलो एक काम करता हूँ, अभी तो बस 2-3 मिनट ही बचा है, तो लाइक नो मोर टाइम, तो वी विल नॉट डू एनीथिंग एल्स आफ्टर दिस। व्हाट आई विल क्विकली डू इज दैट आई विल जस्ट टेक द अटेंडेंस। आज तो काफी कम है ना।
बात करेंगे कल। जैसे आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव 3D टीवी एट होम। आई मीन, तो 3D टीवी में जो ग्लासेस दिया जाता है दे आर एक्चुअली पोलराइड ग्लासेस। क्योंकि 3D टीवी की खासियत क्या होता है ना, उसमें ना दो फिल्मों का कह सकते हो सुपरपोजिशन, और उसी से वो 3D इफेक्ट क्रिएट होता है। कैसे एंड ऑल मे बी वी विल डिस्कस टुमारो। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो गलत टाइम देख लिया। एक्चुअली मैंने टाइम ही गलत देख लिया। चलो ठीक है, वी कैन डिस्कस टुडे इटसेल्फ, है ना। अच्छा, इसमें एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। तो लाइक देखो, इफ यू आस्क मी व्हेन विल इट बी द मैक्सिमम, तो फाइनल इंटेंसिटी ऑब्वियसली इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये साइन स्क्वायर 2 थीटा है, तो ये मैक्सिमम 1 कब होगा? तो जब 2 थीटा 90 डिग्री, थीटा 45 डिग्री। यानी जैसे जैसे इसको रोटेट करोगे ना, जैसे इसको रोटेट करोगे तो देखना इंटेंसिटी मतलब 0 से 90 डिग्री तक, तो the rough intensity variation will be somewhat like this. एक्चुअली इसका वेरिएशन कुछ ऐसे आएगा शायद, जैसे रफली। एक्चुअली पता है क्या होता है ना, यहाँ पे ना एक वो बनेगा, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनता है। मतलब जैसे कॉस स्क्वायर, जैसे ये तो साइन स्क्वायर 2 थीटा है ना, तो अगर साइन थीटा का वेरिएशन होता तो सिंपल होता, साइन थीटा। पर साइन स्क्वायर थीटा का वेरिएशन करोगे, देखना एक वो आता है, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। आई थिंक ऐसे ही बनेगा। मुझे याद नहीं आ रहा है इसका कैसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। मतलब यहाँ पे कुछ एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनता है इसमें, यानी इधर भी टेंजेंट उधर भी टेंजेंट, यहाँ पे भी एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा। देखो, इधर भी टेंजेंट उधर भी टेंजेंट। एक बार चेक कर लेना, है ना। एक बार चेक कर लेना इसमें से कौन सा होगा, ऐसे होके फिर ऐसे, या ऐसे होके फिर ऐसे। तो शायद यही वाला करेक्ट है। आई थिंक यही वाला करेक्ट है, ये नहीं होगा। बट जो भी है, इसका मैक्सिमम आएगा 45 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ये इसका ग्राफ बनेगा, I0/8, और फिर ये एक्चुअली पता क्या ना, व्हाट आई वुड सजेस्ट टू यू इज दैट ये ग्राफ एग्जैक्टली प्रिसाइज बनाना चाहते हो ना साइन स्क्वायर थीटा का, तो इसका थोड़ा सा एनालाइज कर लेना, क्योंकि इसमें ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। एक बार फिर भी चेक कर लेना, बहुत ज्यादा रेगुलर टच में नहीं हूँ इसलिए कई बार याद नहीं रहता है। बट जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा बीच में 2 जगह, तो इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को एडजस्ट करने के चक्कर में मैंने ये बनाया ऐसे। यानी पहले ऐसे स्लोप फिर ऐसे स्लोप, या तो पहले ऐसे स्लोप या तो देन ऐसे स्लोप, कुछ ऐसे बनता है। जहां तक मुझे याद आ रहा है यही शायद सही है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट टू चेक। तो देखो, कहने का मतलब समझो, जो मेन फिजिक्स वाला मुद्दा था, मैथ्स तो थोड़ा सा एक बार देख लेना, बट फिजिक्स वाला जो मेन मुद्दा था वो था कि वेरिएशन कैसे होगा ना, मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है थीटा 0 पे, ठीक है ना। तो मिनिमम इज एट थीटा इज इक्वल टू 0 एंड दैट्स इट। हाँ, π/8 पर इन्फ्लेक्शन होगा, वही कह रहा हूँ। ये बीच में ये तो π/4 हो गया, तो π/8 पे इन्फ्लेक्शन होगा। तो मैंने पहले ही बोला था, लेकिन इन्फ्लेक्शन में भी 2 टाइप का होता है।
एक इधर से ऐसे आके फिर ऐसे गया, और एक होता है इधर से ऐसे आके फिर ऐसे, तो लाइक उसमें से चेक करना है तो चेक कर लेना, ठीक है ना. दैट आई थिंक यू कैन डू योरसेल्फ. So that was about your polarization. In fact, जब हम लोग ग्लासेस खरीदने जाते हैं नॉर्मल स्पेक्स में, तो देखना दुकानदार अक्सर तुमसे पूछेंगे कि नॉर्मल लगाओ या पोलरॉइड लगाओ, ठीक है ना. तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज दैट पोलरॉइड ग्लास अगर हम यूज करते हैं तो इन दैट केस पहली बात तो कॉस्टली बहुत है, नंबर वन. नंबर टू इज दैट जब हम लोग बाहर जाते हैं धूप में, तो जो सनलाइट का इंटेंसिटी आई नॉट आता है, तो उसके थ्रू ट्रांसमिट आई नॉट बाई 2 हो रहा है. यानी क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा धूप से प्रोटेक्शन देता है ना. प्लस उसमें ब्लू कट भी होता है, यानी अल्ट्रा यूवी रेस को रोकने के लिए भी स्पेशल मटेरियल होता है, तो वो भी ग्लास यूज करते हैं हम लोग आजकल, तो क्योंकि कंप्यूटर का एंड ऑल, प्लस ब्लू लाइट थोड़ा सा हार्मफुल होता है, तो देयरफॉर यूवी प्रोटेक्शन अलग होता है और पोलरॉइड वाला चीज अलग होता है, ठीक है ना. तो पोलरॉइड क्या करता है, जो इनकमिंग इंटेंसिटी है उसको आधा कर देता है, देयरफॉर मेकिंग इट स्लाइटली मोर सूदिंग इवन इन द हॉट ब्लेजिंग सन, ठीक है ना. दैट्स द पॉइंट. बाद वाला सही है, मतलब ये वाला ना. ब्लू कट वाला तो थोड़ा सा अलग है. ब्लू कट वाला तो कुछ मटेरियल होता है जो कि उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, मतलब इट डज नॉट अलाउ सर्टेन वेवलेंथ्स टू पास, ठीक है ना. तो लाइक दैट्स रियली डिफरेंट. मैं जो बात कर रहा हूँ वो अलग है, पोलराइजर वो अलग बात है, दैट इज रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी, ठीक है ना. तो दैट वाज द पॉइंट. देखो फोटोक्रोमेटिक अक्षित इज वेरी डिफरेंट, ठीक है ना. फोटोक्रोमेटिक थोड़ा सा अलग है. फोटोक्रोमेटिक में देखना ज्यादातर क्या होता है कि जैसे तुम कमरे में बैठे हो, लाइट मतलब घर में तो लाइट कम होता है, और बाहर जाते हो तो लाइट ज्यादा होता है, सनलाइट खास करके. तो बाहर जब जाते हैं तो फोटोक्रोमेटिक में क्या करते हैं ना, दे यूज सम ब्रोमीन बेस्ड कंपाउंड्स, ब्रोमीन कंपाउंड्स. तो जब सनलाइट बाहर जाते हैं हम लोग, तो जब सनलाइट पड़ता है ना, तो वो जो ब्रोमीन कंपाउंड से दे गेट एक्टिवेटेड एंड ब्रोमीन इज रिलीज्ड. तो ये सारा ग्लास के अंदर ही होता है. तो जो ब्रोमीन होता है तो थोड़ा ब्राउनिश टिंज है ब्रोमीन का, तो पता ही है. तो वो जो है ना ब्रोमीन का लेयर बन जाता है, एंड दैट इज द ब्राउन कलरेशन है. बट व्हेन यू कम बैक तो वो रिएक्शंस रिवर्सिबल होता है. तो जब लाइट आता है तो ब्रोमीन रिलीज होता है, तो पूरा ब्राउनिश टाइप का हो जाता है. और जब घर में वापस आते हो तो इंटेंसिटी कम हो गया, सनलाइट खत्म हो गया, तो क्या होता है, दे रीअब्सॉर्ब द ब्रोमीन एंड देयरफॉर बिकमिंग ट्रांसपेरेंट फुल्ली अगेन. इसलिए वो फोटोक्रोमेटिक थोड़ा सा अलग है, दैट इज लिटिल डिफरेंट. आई मीन और जो नॉर्मल सनग्लास होता है जिसमें कंप्लीटली टिंटेड रहता है, दैट इज परमानेंट टिंटेड, दैट इज डिफरेंट. ये सारा ऑप्टिकल चीजें हैं, बट देन दे आर नॉट रिलेटेड टू पोलराइजेशन. फोटोक्रोमेटिक का पोलराइजेशन से कोई रिलेशन नहीं. लेकिन हाँ, वो जो था उसमें जरूर है फोटोक्रोमेटिक का रिलेशन, समझ रहे ना. सॉरी, पोलराइजेशन का रिलेशन. कौन सा? जो हम लोग 3D मूवीज देखते हैं उसमें पता क्या होता है कि जैसे मान लो जब शूटिंग करते हैं ना वो लोग कैमरा से, तो दे शूट बाय 2 कैमरास एंड द कैमरास आर स्लाइटली सेपरेटेड टू ईच अदर. जैसे हम लोग का आईज में होता है, हम लोग के आईज 3D इफेक्ट कैसे देखता है ना, ये आई एक सर्टेन पिक्चर देखता है, ये वाला आई एक दूसरा पिक्चर देखता है. तो देयरफॉर क्या होता है, ये दोनों पिक्चर दोनों आईज के लिए थोड़ा सा अलग होता है, हल्का सा अलग होता है. और फिर क्या होता है ना, दोनों मर्ज होते हैं, समझ ना, दोनों मर्ज होते हैं एंड देन यू गेट द इंप्रेशन. भाई वो मर्जिंग ब्रेन करता है, वो हम लोग नहीं करते. अब जब 3D मूवीज शूटिंग किया जाता है तो उसमें भी 2 कैमरे से शूटिंग करते हैं. एक कैमरा हल्का से इधर होता है, एक कैमरा हल्का से इधर होता है, यानी इनके दो के इमेजेस हल्का सा अलग होता है. अब दोनों को सुपरपोज करके फिल्म बनता है. अच्छा, अगर मैं डायरेक्टली फिल्म को देखूंगा तो देखना फिल्म में 2 इमेजेस नजर आएंगे, तो इट्स लाइक वेरी इरिटेटिंग. लेकिन जब मैं पोलरॉइड के थ्रू देखूंगा तो क्या होगा, एक का पोलराइजिंग प्लेन ऐसे रखते हैं और दूसरे का प्लेन पोलराइजेशन ऐसे होता है. तो एक क्या करता है, एक आई में जो पोलराइजेशन है वो एक इमेज को देखता है और दूसरा वाला दूसरे को देखता है. यानी अब क्या हो गया ना, इवन द स्क्रीन वुड लुक हैव अ 3D काइंड ऑफ. तो वहां पे भी पोलरॉइड ग्लास ही यूज करते हैं. एक पहले जमाने में यूज करते थे कलर्ड एंड ऑल, वो जैसे वो किताबें नहीं होते उसमें एक रेड और एक ब्लू होता है, वो अलग चीज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. दैट इज टोटली डिफरेंट है, ठीक है ना. दैट इज टोटली डिफरेंट. But if you look at the 3D movie as such, so that's how the 3D movies become 3D affected, ठीक है ना. In the meanwhile एक आध और क्वेश्चन भी आया हुआ है.
and that is Anirudh has asked कि film negative की तरह नहीं बेटे, film negative का वाला थोड़ा सा अलग मामला है. Film negative is not this. Film negative is slightly different. ठीक है ना? Film negative तो पता क्या होता है कि जब शटर खुलता है ऐसे करके तो लाइट अंदर आता है. अब वो जो फिल्म का नेगेटिव होता है ना, वो एक प्लेट होता है. तो प्लेट मींस अ स्मॉल व्हाटएवर यू कैन से. तो वहां पे लाइट आता है और जहां जहां लाइट आता है वहां पे रिएक्शंस हो जाते हैं. और जहां लाइट कम जाता है तो वहां कम रिएक्शन. जहां लाइट ग्रीन का जाता है तो वहां थोड़ा अलग टाइप का रिएक्शन. जहां पे लाइट येलो जाता है तो वहां थोड़ा अलग सा रिएक्शन. तो इस तरीके से क्या होता है, हर जगह पे लाइट के वजह से केमिकल रिएक्शंस होता है और वो इम्प्रिंटेड हो जाता है. Because the shutter does not keep open, the shutter just opens and closes. तो इतने देर में लाइट आके रिएक्शंस करके पूरा ओपन, फिर उसको कुछ प्रोसेस से कन्वर्जन एंड ऑल, दैट्स अ लिटिल लॉन्ग प्रोसेस. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट देयरफॉर डोंट कंपेयर दीस. दे आर वेरी डिफरेंट. हम लोगों का जो टॉपिक है वो पोलराइजेशन है, वो थोड़ा अलग है. और ये जो बातें कर रहे हो ना, फिल्म एंड ऑल, दैट इज टोटली डिफरेंट. सो लेट्स नॉट मिक्स दैट. ठीक है ना? आई होप दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चंस. या कुछ और भी है? Anybody else? चलो ठीक है. तो लाइक what we wanted to discuss was about mainly about polarization. थोड़ा सा रहता है polarization के बारे में डिस्कशन करना, and we are going to continue the discussion in the next class, which is tomorrow. तो कल ये टॉपिक तो खैर खत्म हो जाएगा क्योंकि तो थोड़ा सा ही बचता है. What is left is only one law which we'll talk about tomorrow, Brewster's law. और उसके बाद we will be talking about diffraction. ठीक है ना? तो डिफ्रैक्शन के बाद जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा. So like that would be more or less the end of the chapter. So that would finish off the main crux of our syllabus. उसके बाद मॉडल फिजिक्स का साथ. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं. ओके फाइन, विल कैरी ऑन. सर थैंक यू सर. ओके, थैंक यू बेटे. सर सर जो आपने वहाँ पे बोला था कि जब पोलराइजर से वो लाइट पास हुई थी तब वो आधी हो गई थी इंटेंसिटी. सर तो यहाँ पे जब एंगल 0 था वहाँ आपने आधी क्यों करी इंटेंसिटी? ना वहाँ पे यहाँ तो चलो क्वेश्चन मिटा दिया मैंने. जो अनपोलराइज लाइट आया वो आधा हुआ, तो अब पोलराइजर का खत्म हो गया. फिर अब दो एनालाइजर है, तो पहले एनालाइजर का जो इंटेंसिटी इनिशियल है वो I0/2 हुआ, यानी उसका I0 ही हो गया I0/2 क्योंकि वो पोलराइजर के थ्रू होके आया. और पोलराइजर में अनपोलराइज लाइट आया था, और अनपोलराइज लाइट जब पोलराइजर से पास होता है तो आज हमने डिराइव किया कि वो आधा हो जाता है इंटेंसिटी. हो गया. अब ये जो I0 जाएगा, ठीक है ना? अब देखो क्या है ना कि क्रॉस्ड वो है, तो इन दैट केस क्या होगा ना, क्या बोलते हैं, बीच में एक थीटा रख दिया था, है ना? तो बीच में एक थीटा रख दिया था, तो वो जो थीटा रखा था उसके हिसाब से एक में cos स्क्वायर थीटा और एक में cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा. तो ये मेरा कहने का मतलब. ठीक है ना? तो पहले पोलराइजर भी तो रखा था ना, इस वजह से I0/2 किया एनालाइजर के वजह से. ठीक है, इज दैट ओके नाउ? यस सर. चलो ठीक, चलो ठीक है. सो विल कैरी ऑन टुमारो एंड देन यू हैव द वीकेंड टू एंजॉय. चलो ओके बेटा, बाय बाय. थैंक यू सर. हैव अ गुड. ओके सर.